नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। खबर आ रही है कि चॉइस ब्रोकिंग करके एक ब्रोकिंग कंपनी जो है उसके मुंबई दफ्तर पर सेबी ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है। अब आम भाषा में कहें तो इसको छापा मारना बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की सर्च करते हैं और अगर कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट जो सेबी को ये लगता है कि जिस बात के लिए उन्होंने छापा मारा है या जिस बात का उनको शक है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कंप्यूटर्स है या लैपटॉप है या पेन ड्राइव्स हैं या और भी कोई भी सामान जो है उसको सीज़ कर ले जाते हैं और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया? तो देखिए, चॉइस ब्रोकिंग पर यह शक है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की जो ट्रेड्स हैं उनकी फ्रंट रनिंग की है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का मतलब ये बड़े क्लाइंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कोई LIC हुआ, कोई FII हुआ, कोई म्यूचुअल फंड हुआ, तो ये बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स का ट्रेड करते हैं। तो बाज़ार में इनके शेयरों की खरीद या बेच के कारण शेयरों के भाव प्रभावित होते हैं। तो जब वो अपने किसी ब्रोकर के थ्रू, फॉर एग्जांपल चॉइस ब्रोकिंग के थ्रू कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर खरीद का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भाव बढ़ते हैं, और अगर वो कोई सेल का ऑर्डर डालते हैं तो बाज़ार में भाव घटते हैं। तो फ्रंट रनिंग क्या हुई? पहले से भागना। शाब्दिक अर्थ इसका ये हुआ, पहले से भागना। तो पहले से भागने का क्या मतलब हुआ कि भाई इनके जो लोग हैं या ये कंपनी जो है या कोई भी व्यक्ति है उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए कि इस पर्टिकुलर बड़े क्लाइंट का कोई बाई एंड सेल ऑर्डर आ रहा है, तो वो उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से पहले या सिस्टम में डालने से पहले वो बाई कर ले या सेल कर ले, और जब वो दाम बढ़ें, बाई करने पे दाम बढ़ें तो वो बेच दे, और अगर सेल करने पे दाम घटें तो वापस खरीद ले। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा शक है सेबी को कि चॉइस जो ब्रोकिंग है उसके एम्प्लॉयज़ कर रहे थे और उन्होंने एक पैरेलल सेटअप क्रिएट कर रखा था। पैरेलल सेटअप का मतलब ये कि जो ब्रोकिंग जिस जगह होती थी उसके अलावा कोई अलग से उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा था। वो विद इन ऑफिस था या ऑफिस से बाहर था, यह भी क्लियर नहीं है। तो सेबी को ये शक है कि इनके जो कर्मचारी हैं वो इनमें इन्वॉल्व थे। तो इससे नुकसान फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा तो जिसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जिस आदमी को है, पब्लिक को तो पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है। हमको तो एक क्वार्टर के बाद पता लगता है कि म्यूचुअल फंड के पास ने क्या शेयर बेचा या क्या शेयर खरीदा। यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग के कर्मचारियों ने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लेके और पहले से माल कमा लिया, और नुकसान किसको हुआ? ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड को नुकसान हुआ। तो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई, ये मैंने इस रेफरेंस में बताई कि हमारे कुछ समय पहले हमारे एक दर्शक ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि एंजल ब्रोकिंग कैसा शेयर है। तो तब भी हमने यही कहा था कि जो ब्रोकिंग शेयर होते हैं ना, उसमें अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि वो सबको खिलाते हैं, मतलब गेम खिलवाते हैं। और सारा जो ये बाज़ार है ये एक दूसरे से पैसे झपटने का बाज़ार है। तो आदमी कोशिश ये करता है कि मैं हर दांव पे ऐसा लगाऊं कि मेरे को आसानी से पैसा बन जाए। तो इसलिए उस दिन में मैंने यही कहा था कि जो सबको गेम खिलाता है तो उसके अंदर क्या गेम हो रहा है हमें पता नहीं। और वो आज ये चॉइस ब्रोकिंग के सामने बात आ गई। हालांकि चॉइस ब्रोकिंग ने इस बात को नकारा है कि हमारे यहाँ कोई सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है हम सेबी से लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं, और वही रेगुलर इंटरेक्शन जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हुआ है। तो खैर, बात ये रही एंजल ब्रोकिंग की और चॉइस ब्रोकिंग की। महेश JA K2K ने प्रश्न पूछा, और साथ ही टैली DK5544 ने हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अधिकतर लोग जो है ना इस हैप्पीएस्ट माइंड में, वो सूता साहब जो है ना उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। वही टाटा टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई कि IPO का कोई भी भाव हुआ, आदमी ने टॉप भाव पे शेयर को ले लिया IPO के बाद। अब हुआ ये कि जो जितनी भी अपेक्षाएं होती हैं वो पहले दूसरे
तीसरे चौथे दिन बिल्ड हो जाती है और भाव पीक पे पहुंच जाता है, उस टाइम हमारा रिटेल इन्वेस्टर घुस जाता है। और बाद में जैसे हमेशा होता है, आशाएं पूरी नहीं होती हैं, तो फिर वो शेयर का भाव नीचे नीचे आता है। फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, प्रमोटर अच्छे हैं, लेकिन पहली चीज़ तो ये, प्रमोटर की उम्र बहुत हो चुकी, तो जीवन में करने के लिए क्या बचता है ऐसा। देखिए, प्रमोटर जो होता है ना, वो पहली चीज़ ये कि बहुत बहुत ज़्यादा यंग नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यंग होता है तो उसने बिजनेस साइकिल्स नहीं देखे होते, तो उनके बारे में भी कुछ कहना संभव नहीं होता। बहुत ज़्यादा सीनियर भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीनियर होता है तो उसको कोई ज़िंदगी में उपलब्धि पाने की, या जो वो कर चुका होता है तो वो तो अपने 50, 55, 60 साल तक आदमी कर लेता है, तो उसको भी कुछ पाने की लालसा नहीं होती, तो वो उतना एनर्जेटिक, बायोलॉजिकल फैक्ट भी है कि आदमी एक एज के बाद उतना एनर्जेटिक नहीं रह पाता, और कामनाएं भी मरने लग जाती हैं। एक्सेप्शंस अलग है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो प्रमोटर जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ये शेयर जो है वो जिस प्रकार से आदमी ने या निवेशक ने प्रमोटर को देख के लिया, उतना ज़्यादा चल पाएगा ये शेयर। शेयर में कोई खराबी नहीं है, कंपनी के बिजनेसेस में कोई खराबी नहीं है। जितनी भी सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं ये एक ही तरह का काम करती हैं। और आप ये समझ लीजिए कि ये जब यूएस का मार्केट चलेगा, यूएस के मार्केट में तेज़ी आएगी, यानी कि यूएस का मार्केट का मतलब यूएस की इकोनॉमी में जब तेज़ी आएगी तो इन सबको भी ऑर्डर मिलेंगे और ये सारी आईटी कंपनीज चलेंगी। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कोई फर्जी कंपनी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज़ नहीं है। बात यह ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ जब तक नहीं आएगी कंपनी की, यूएस में जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तो कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं आएगी। इनका 70% बिजनेस यूएस से आता है। अब 70% जिस कंपनी का बिजनेस यूएस से आता है तो यूएस डिपेंडेंट कंपनी हो गई। तो यूएस की इकोनॉमी को आप देखते रहिए, जब आपको ये लगे कि हाँ यूएस की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तब आपका शेयर चलेगा, वरना हाँ इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। कंपनी में खराबी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके कैपिटल का जो आपने पैसा लगाया उसका परमानेंट लॉस हो जाएगा कि बिल्कुल अब ये तो वापस कभी ये भाव ही नहीं आएगा। जो भी भाव आएगा साल में, 2 साल में, 3 साल में आ जाएगा आपका भाव, जिस भी भाव पे आपने लिया है। लेकिन आप सोचो एकदम से मल्टीबैगर हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अगर यूएस की इकोनॉमी मल्टीबैगर हो जाए तो ये सारे आईटी के शेयर भी मल्टीबैगर हो जाएंगे। फिर अंकुर मित्तल जी ने कमेंट किया है, आपके ऑडियंस को बिजनेस समझने से ज़्यादा स्टॉक की रिकमेंडेशन चाहिए। फिर आगे लिखते हैं वो कि ये अच्छा होगा कि आप कुछ क्वांटिटेटिव डिटेल भी दें, जैसे रेवेन्यू मिक्स, ग्रोथ लीवर्स क्या हैं। देखिए अंकुर जी, बात ये है कि जो एक आम निवेशक है ना, उसको हमने अफीम चटा रखी है। अब वो बेचारा हमेशा ही नशे में रहता है। उसको ये लगता है कि ये जो स्टॉक मार्केट जो है ना, ये कोई मिसाइल दागने जैसी चीज़ है कि साहब पता नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं। जबकि आप ये देखिए कि जो आदमी कॉमन सेंस रखता है ना, वो बाज़ार में अच्छा पैसा कमा के लेके जाता है। ये बाज़ार जो है, ये पढ़ाई और साइकोलॉजी, माइंड का मजबूत होना, इन दोनों बातों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। मतलब शेयर बाज़ार में अगर कोई पैसा कमाता है तो अगर वो ठीक ठाक सा पढ़ लेता है चीज़ों को और बहुत ज़्यादा उसकी साइकोलॉजी मजबूत है, होल्ड करने की कैपेसिटी है, अपने आप पे कन्विक्शन है, तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकता है। अब क्या है, आप चारों तरफ मीडिया को देख लीजिए। दोष तो हम ये देते हैं निवेशक को कि साहब उसको तो टिप्स चाहिए, लेकिन आप इतना भी देखिए कि हमने क्या इन्वेस्टर को एजुकेट करने की या सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की कि देखिए कंपनी क्या काम करती है। हम बार बार यही वाली बात कहते हैं कि एक आम निवेशक को इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि उसको ये समझ में आए कि कंपनी क्या करती है। अगर बार बार मैं टेक्निकल बातें करने लगूंगा या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें मैं, जैसे ये कॉन कॉल में करते हैं या कोई आपका
इनके प्रॉस्पेक्टस में रखते हैं या इसके एनुअल रिपोर्ट में रखते हैं, तो अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें एक आम निवेशक को के साथ जब होंगी तो वो ये सोचेगा कि यार बेहतर ये कोई मुझे बता दे, ये मुझे समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है। वरना हमारा आम निवेशक सब पूरी ज़िंदगी में मौत से लेके विवाह और इधर उधर घूमने जाना, बच्चों की एजुकेशन और इतने सारे काम करता है कि सारी फाइनेंस जो है ना उसको टिप्स पे होती है। बात ये फॉर्मली जो कंपनीज के बारे में जो जानकारी है उस रूप में उसको उस फाइनेंस की जानकारी नहीं है, बाकी ज़िंदगी में सारे काम करता है। तो ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए क्या है, एक बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई गाइडेंस नहीं है। चारों तरफ देखते हैं तो जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में जो है कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता। वो पढ़ाने वाले मिलते हैं तो इतना डिफिकल्ट पढ़ाने वाला मिलता है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो फिर अब उसके एग्ज़ाम आ गए। अब एग्ज़ाम आ गए तो फिर क्या करेगा कि पापा मैं तो इसमें पास नहीं हो सकता, मुझे ऐसा करो, मुझे तो कहीं से पेपर ला दो और आंसर ला दो, तो मैं आंसर लिख आऊँगा और कम से कम पास हो जाऊँगा। तो सारे निवेशकों के जो आम निवेशक है वो बेचारा इसी पेपर की तलाश में रहता है कि मैं पढ़ नहीं पाया, एग्ज़ाम आ गए, अब मैं क्या करूं, अब मुझे कोई पेपर ला के दे दे तो मैं पास हो जाऊं। वरना कमी नहीं है आदमियों की, बहुत निवेशक ऐसे। अभी तक हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे चैनल को, और ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, कम से कम 20-25 तो मुझे आईडीज़ याद हो गए हमारे दर्शकों के जो बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे सटीक कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे मैं ये जानता हूँ जो शर्म के मारे नहीं लिख पाते। उनको ये लगता है हो सकता है पता नहीं मैं ये बात लिख रहा हूँ ये सही है कि गलत है, अंग्रेज़ी सही लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा, या ये बात जब बाकी सब लोग पढ़ेंगे तो क्या पता हंसेंगे तो नहीं। ये एक क्लास की जैसे है, जैसे एक क्लास होती है ना, उसमें कुछ लोग ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल चुप बैठे हैं उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन झिझकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ बिजनेस जो है ये इस कंपनी का मैं समझ सकता हूँ, तो वो भी शेयर और की खरीद फरोख्त के बारे में सही निर्णय ले सकेंगे। एक नूरुद्दीन शेख साहब का हमने कमेंट लिया था, उन्होंने वैभव ग्लोबल के ऊपर हमसे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, हमने वैभव ग्लोबल पर वीडियो बनाया और हमारे वीडियो बनाने के बाद उनका ये कमेंट आया जो मैंने शायद पिछले क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में लिया भी था। उन्होंने ये कहा कि सर मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ, अब मुझे ये बात पता लग गई है कि मुझे क्या करना है, अब मैं सही समय पे सही निर्णय ले पाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी। तो ये नहीं है कि हमारा दर्शक सिर्फ टिप्स चाहता है। एक और मुझे कमेंट मुझे ध्यान नहीं है, एक और सज्जन ने लिखा राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में कि सर आपने जो राजेश एक्सपोर्ट्स का वीडियो बनाया उससे मुझे ये समझ में आया कि राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि अगर हमारे इन्वेस्टर को हम सीधी सीधी सरल भाषा में ये बता दें कि आखिर उसको क्या ये कंपनी करती क्या है और इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, तो इतना समझदार तो वो है कि बाकी निर्णय वो खुद कर ले। और फिर आपने खुद ने कहा है कि रेवेन्यू मिक्स और ग्रोथ लीवर्स क्या है ये आप बताइए, तो वो तो हम देखिए सरल भाषा में बताते हैं, हम इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं ये पैसे किस किस से कमाती है, हम ये भी बताते हैं कि इसकी ग्रोथ क्यों आएगी, ये बढ़ेगा क्यों सेक्टर, या ये कंपनी बढ़ेगी क्यों, ये भी हम बताते हैं। और क्वांटिटेटिव डिटेल्स हम इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि आम दर्शक जो है उसको इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो हम बहुत थोड़ा सा उसको इस बात का आइडिया देते हैं कि इसकी वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है हमारी नज़रों में। अल्टीमेट निर्णय तो हमारे इन्वेस्टर को ही करना है। सेकेंड लेवल जब हमारे प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे, जब हमारा चैनल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, हमारे पास थोड़ी टीम और आ जाएगी, तो हम उसका भी हम आपको ये बात अश्योर करते हैं मित्तल साहब कि हम बहुत ही सरल भाषा में फाइनेंस की ये जो आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स जो आपके लिए कह रहे हैं ना वो भी हम चालू करेंगे। हमारी कई दर्शकों की रिक्वेस्ट भी आई है कि आप फंडामेंटल का चालू करें, फंडामेंटल डिटेल्स से रिलेटेड सरल शब्दों में कुछ वीडियोस डालें। लेकिन इस लेवल पे ये फर्स्ट जो हमारा लेवल है, हम अभी फर्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हम पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। जब हमारी 25, 30, 40, 50, 100 वीडियोस हो जाएंगी तब लोगों को ये बात समझ में आने लग जाएगी कि बिजनेस मॉडल कितने तरह के हैं। 20, 25, 30 तरह से ज़्यादा के बिजनेसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हमारा ये आइडिया है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है सर,
आपने जो सुझाव दिया वो बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, लेकिन हम उसको सेकंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी जो आपने कहा कि रेवेन्यू मिक्स और ग्रोथ लीवर्स क्या है इसके बारे में डिस्कशन करें, वो तो हम करते ही हैं। सुनील कुमार MG1KW वो ये पूछते हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछते हैं, तो उन्होंने कई बार पूछ लिया ये। वैसे उन्होंने पूरा वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पूरा वीडियो हम किसी कारणवश बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वीडियोस पहले से ही चल रहे हैं लाइन में। तो मैंने कहा कि इन्होंने चूँकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने ये कहा कि इनको मैं संक्षेप में बता दूँ ये क्या है। देखिए, ये फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने की कंपनी है। फाइबर ऑप्टिक केबल बनाते हैं, जो अपन फाइबर डालते हैं ना, जैसे जियो फाइबर है या एयरटेल फाइबर है ना, तो वो फाइबर वाली केबल ये बनाती है और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और 70% इसका जो टोटल इनकम जो करती है, टोटल रेवेन्यू, तो उसका 70% जो है ना, वो करीब करीब ये फाइबर वाले बिजनेस से इनका आता है। फिर क्या है कि दिक्कत जो ये है ना इनकी, तो वर्ल्ड वाइड जो है ये फाइबर ऑप्टिक की डिमांड सबड्यूड है। सबड्यूड का मतलब कम हो रही है। 4 से 7% की डिमांड का प्रोजेक्शन है। फिर क्या है, कंपटीशन बहुत है, चाइना से कंपटीशन है, और कंपटीशन करने के कारण क्या होता है कि इनको अपने प्राइसेस कट करने पड़ते हैं। मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी इनका घट रहा है, तो सोचे मार्केट शेयर ले लूँ। मार्जिन और मार्केट शेयर का मैंने रिलेशनशिप बताया था ना एक जगह, जब मैंने रिलैक्सो का वीडियो किया था तब, कि या तो आप मार्जिन प्रोटेक्ट कर लीजिए, मतलब या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कीजिए, या मार्केट शेयर पे फोकस कीजिए। मार्केट शेयर एक बार मैं ले लूँ और बाकी प्लेयर्स को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तो उसके बाद में अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो इनका जो फोकस है वो मार्जिन से ज़्यादा मार्केट शेयर पर है। ये स्ट्रैटेजी का मैटर है, कोई चीज़ गलत या सही नहीं है। मतलब आपको एक ना एक तो स्ट्रैटेजी अपनानी ही पड़ेगी, या तो मार्जिन की बनाऊं या मार्केट शेयर की बनाऊं। तब इनका मार्केट शेयर घट गया था, तो इनका फोकस अब ये है कि मार्केट शेयर में गेन करूं, प्रॉफिटेबिलिटी तो धीरे देर सवेर आ ही जाएगी। और फिर इनका क्या हुआ, यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने, चूँकि अब ये यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने जो मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्राइसेस तोड़ी होंगी, तो प्राइसेस तोड़ी होंगी, तो वहाँ पर भी जो यूरोपियन कमीशन है उसने इनके ऊपर 11-11.5% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। मतलब इनके जो माल है इसके ऊपर 12% टैक्स और लगा दिया, आप ये समझ लें। तो इनका माल यूरोप में महंगा हो गया, तो लेस कॉम्पिटिटिव हो गया। ये इनके साथ इश्यूज हैं। तो और दूसरी बात क्या है, डेट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर। 2020 के बाद से जो इस कंपनी में डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है ना, डेट दुधारी तलवार है। आलोक इंडस्ट्री का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने डेट लिया और डेट ने आलोक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इसके बाद जो अभी हमने VIP इंडस्ट्रीज़ का वीडियो बनाया था, उसमें भी डेट इनका 2020 के बाद बढ़ना शुरू हुआ, और वो कंपनी भी जो है परेशानी में आ गई डेट के कारण। तो वही स्थिति इस कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी है कि डेट बहुत बढ़ रहा है। अब इनकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, उम्मीदें ये हैं कि ये चाहते हैं कि भारत में और नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस बढ़े, तो इनके 2 फोकस मार्केट्स हैं। दूसरी बात ये है, ये सोचते हैं कि जो AI जब आएगा तो AI के लिए डेटा सेंटर चाहिए। तो अब AI और डेटा सेंटर की जो बात हमने की वो हमारे नेट वेब वाले वीडियो में हमने डिस्कस की है। तो वहाँ पर क्या है, जब डेटा सेंटर जो आते हैं उनको बहुत सारा डेटा चाहिए, और उस डेटा को पूरे चैनल से कनेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ से डेटा आ रहा है उसको एक डेटा सेंटर में भेज के एनालाइज करने के लिए जो रूट होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। कॉपर की जो लाइन्स है वो महंगी भी पड़ती हैं और स्लो भी हैं, तो कॉपर जो वायर है उसकी जगह अब फाइबर ऑप्टिक आ रहा है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करें, गेन करें, और जब AI आएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो कंपनी है ना, इसकी सेल्स ग्रोथ नहीं है, कंपनी लॉस में। अब कब इसके दिन फिरेंगे या नहीं फिरेंगे, इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये एक्चुअली कंपनी की प्रेजेंट स्थिति। आगे क्या होगा, वो जब तक इनकी ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक शेयर नहीं चलेगा। फिर अंकित परमार साहब जो हैं वो नोवा एग्रीटेक के बारे में पूछते हैं। देखिए, 2024 जनवरी फरवरी में शायद इसका IPO आया था, और इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी नीचे है। मतलब टोटल कंपनी 500 करोड़ में आप खरीद सकते हो।
मार्केट कैप का मतलब ये हुआ, सारे शेयर कंपनी के 500 करोड़ में आप खरीद सकते हो। तो परमार साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि छोटी जो माइक्रो से भी माइक्रो कंपनीज है ना, इसमें आप मत जाइए। पहले भी किसी ने पूछा था, वो ड्रोनाचार्य, एग्री, एरियल और पता नहीं कौन सी कंपनीज है, इन कंपनीज में प्लीज़ मत जाइए। पैसा डुबोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही जो छोटी कंपनीज होती है ना, उन पे आप शुरू में, अगर आप नए निवेशक हैं या अभी आपको 2-4-5 साल ही हुआ है, तो आप मत डालिए पैसा। आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी कंपनी कब ख़त्म हो जाएगी। आप अच्छी कंपनियों में, जो मैच्योर कंपनीज है ना, या मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं कंपनीज, है ना, बिजनेस मॉडल का अध्ययन कीजिए और मैच्योरिटी की तरफ जो कंपनीज जा रही हैं ना, उनमें आप पैसा लगाइए। थोड़ा पैसा कम ही तो चलेगा, मल्टीबैगर नहीं बने शायद, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। तो पहले जब आप नए निवेशक अगर हैं, तो पहले नुकसान से बचने की कोशिश करें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है निवेश करने के लिए। और फिर मैं आपको कहता हूँ, ये 5000 कंपनी जितनी लिस्टेड है ना, इसमें सिर्फ 5% काम किया, 250। उसमें भी अपने लिए अगर 10 शेयर अपन ढूंढ लेना पूरी लाइफ में, और ढंग से उनको, उनके बिजनेस मॉडल का अध्ययन करके उनको नीचे लेवल पे लें, तो बहुत आराम से आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो आप। नीलेश पारेख 1970 कहते हैं कि 2 कंपनीज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि रजनीश वेलनेस और रजनीश रिटेल, ये दोनों आपस में ग्रुप कंपनीज़ हैं और इनमें भी कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, छोटी कंपनीज़ में मत जाइए। आप नए निवेशक हैं, मत देखिए इन छोटी कंपनीज़ की तरफ। आपको अगर कोई ये कहे ना कि ये इस तरह की कंपनीज़ में आप जाओ, तो बेटर ये है कि आप उससे दूर रहो, उस आदमी से जो आपसे ये कह रहा है। एफडी में पैसा रख दो, कम से कम पैसे का नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये पैसा डूब जाए। इनका कंपनी से कोई भरोसा नहीं है। कंपनी बनी इसलिए होती है, ये जो कंपनीज बनी होती हैं, ये मैनिपुलेशन के लिए बनी होती है। और तेज़ी जब आती है ना बाजार में, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले थी, नवंबर 2024 से पहले जो तेज़ी थी, उस तेज़ी में ये सब ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं और फिर सब आप लोगों को और हम लोगों को वो शेयर टिका देते हैं ये। तो आप ऐसा मत करिए प्लीज़, मत जाइए इनकी तरफ, कुछ नहीं मिलेगा। एफडी में रख दीजिए आप। तो मैं तो म्यूचुअल फंड के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है। आप SIP करा दें और बहुत लंबे टाइम से करते हैं तो वो बात आपकी अलग है। बाकी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये छोटी कंपनीज की तरफ तो आप देखें ही मत। आप तय कर लें कि मैं कम से कम 10-15 हज़ार करोड़ रुपए से का जो मार्केट कैप है, उससे कम कंपनी की तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं। धीरज शर्मा जी, गुधेनिया, धौलपुर, राजस्थान। तो पिछली बार मैंने इनका जब प्रश्न लिया था, वो प्रिंस पाइप पे जो वीडियो था वो इन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया था, तो शायद मैंने नाम गलत ले लिया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ धीरज जी आपसे। तो ये बर्जर पेंट के लिए पूछते हैं। इन्होंने वैसे कई कंपनीज़ का नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 कंपनियाँ इनकी ले रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि बर्जर पेंट की बात ये है कि देखिए, कंपनी बहुत सॉलिड है, 75% तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो बिरला है ना, बिरला, तो वो एक्चुअली पेंट के बिज़नेस में आ गए। और जो जिनको वो सीमेंट, बिरला का सीमेंट का कारोबार बड़ा है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल में जिनको सीमेंट देते थे ना, उनके यहाँ उन्होंने ये कह दिया, भैया तुम पेंट भी रख लो। और पेंट वालों का तो उन्होंने, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर की बात कर रहा हूँ, तो बोले ये भी रख लो। अब ये 2nd नंबर की बर्जर पेंट जो है देश में 2nd नंबर की मार्केट लीडर है, मतलब एशियन पेंट्स के बाद सबसे बड़ी कंपनी है। अब जब कंपनीज में जब लड़ाई हो रही होती है ना, जब मार्केट शेयर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और रिटेलर्स को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि हमारा माल बेचे, बिरला वाला कहता है मैं आपको ये इंसेंटिव दूंगा, आप मेरा माल बेचो, तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट क्या करेंगे? तो यही जो स्थिति है ना, वो अभी बाज़ार में हो रही है, इनमें लड़ाई हो रही है। यो डीलर्स को और जो रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको अपनी तरफ ही आकर्षित कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, मज़े किसके होते हैं? वो जो दुकानदार के मज़े होते हैं। शेयर होल्डर को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकी सेल्स ग्रोथ डाउन हो रही है, दोनों की। मतलब एशियन पेंट की जो ग्रोथ है वो भी डाउन हो रही है और बर्जर की भी डाउन हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, तो मार्केट शेयर कहाँ से लेगा कोई आदमी? कोई भी जो रिटेलर है वो आपका बिरला का माल उसने पुश कर दिया, तो
तो इसका मतलब बर्जर की सेल कम हो गई। अगर वो बर्जर का पुश करता तो बर्जर क्या आता है, और एशियन पेंट का करता तो एशियन पेंट का आता है। लेकिन अब दोनों का पुश नहीं कर रहा है, बिरला का पुश कर रहा है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो बिरला जी जो हैं वो अपना मार्केट शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़ाई हो रही है तो मार्जिन्स कंप्रेस होंगे, डीलर खुश होगा। अब मार्जिन कंप्रेस हो गया तो मतलब शेयर होल्डर है, तो अपन को तो नुकसान होने वाला है। तो ये जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया कि ये शेयर लेने लायक तब होते हैं जब ये वॉर का परिणाम आपको सामने आ जाए। भाई ये सब हो गया, सबके अपने अपने सेट हो गए, हाँ भाई अब लड़ाई नहीं है, सब भाईचारा हो जाए, थोड़े दिनों बाद भाईचारा हो जाएगा, आप देखिएगा। जैसे जियो में और एयरटेल में इन सब ने हुआ ना, सब ने एक साथ दाम बढ़ाए। पहले जियो आया, उसने फ्री दिया और बहुत सस्ते दामों पे दिया, और अभी आपका क्या कर रहा है, अभी गला घोट रहा है हर बार। जो अब मर्जी आए जब दाम बढ़ा देते हैं, ये तो वही होने वाला है। अब जियो में और एयरटेल में समझौता हो गया ना, वैसे ही जब ये समझौता हो जाए ना, तब आप लीजिए इन शेयर्स को, अभी मत लीजिए। और मान लीजिए आपके पास है तो इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल आपका नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि शेयर बट्टे खाते चला जाएगा या डूब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर इन्होंने ट्राइडेंट के बारे में पूछा है। देखिए ट्राइडेंट जो है, पता नहीं आपने क्यों सोच के, अगर आपने लिया या लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। मतलब मैं तो लेने बेचने की सलाह तो नहीं देता, लेकिन जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि 50 का पीई और 8% का आरओई, और बिजनेस क्या है पता नहीं, कोई आलोक इंडस्ट्री टाइप का बिजनेस है कि यार्न बनाते हैं, टेरी टॉवल बनाते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का क्या 50 का आरओई दूंगा मैं, 50 का पीई दूंगा क्या? मतलब आप खरीद और फरोख्त किसी चीज़ की कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ इधर से बेच रहे हैं, तो आप क्या चीज़ बेच रहे हैं? ऐसी क्या आपके पास यूनिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है जिसके कारण मैं आपको 50 का पीई दूँ? यानी कि जितना आप कमा रहे हो उसका 50 गुना मैं पैसा दे दूँ आपको उस कंपनी के लिए। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उसका 50 गुना पैसा देकर उसमें इन्वेस्ट करूं, ऐसा क्यों करूंगा मैं? और आरओई भी कोई 8% है, 6-6.5% तो बैंक ही दे देता है, तो 1.5% के लिए मैं रिस्क क्यों लूँ? तो ये आपके जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने लिए। सुनील पांडे जी और विनसम लूजसम साहब जो हैं, ये बिरला सॉफ्ट में के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, वही हाल है कि जब तक अमेरिका में ग्रोथ नहीं आएगी तब तक ये नहीं चलेंगे। रीजनेबल पीई है लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आएगी तो ही ये जितने भी आईटी की कंपनीज है ना, उनमें से कोई भी इनोवेटर कंपनी नहीं है। इनोवेटर मतलब कोई ऐसा काम जो दुनिया में कोई और नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ठेकेदार कंपनियां हैं। अगर आप मेरा TCS की एक कॉन कॉल का वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको ये सारे बिजनेस मॉडल अपने आप समझ में आ जाएंगे। इनके नाम अलग अलग हैं, बाकी सब एक ही तरह की कंपनीज है, एक ही तरह की कंपनीज हैं ये। मतलब बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। तो बिरला सॉफ्ट कभी चली थी, है ना, कभी ये निवेशकों के आंखों का तारा थी। और अगर चल गया, अमेरिका की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आ गई तो ये शेयर भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन इमीडिएटली कंपनी चलेगी कि नहीं, अगर मेरी राय पूछी जाए आज के सिनेरियो को देखते हुए तो नहीं चलेगी, इमीडिएटली नहीं चलेगी। लेकिन क्या बर्बाद हो जाएगी कंपनी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वही है, आपको इंतज़ार कराएगी। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड इंतज़ार आपको करा रहा है, वैसे बिरला सॉफ्ट भी इंतज़ार कराएगा। तो आशा है मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि जितने भी कमेंट हैं वो मैं खुद पढ़ता हूं, और हमारी जो टीम है वो एक लिस्ट बना के रखती है कि कौन से शेयर पे हमें एनालिसिस करना है। हर शेयर का जो आपने कमेंट भेजे ना, जितने भी भेजें, हो सकता है हमें थोड़ा देर लग जाए उसको वीडियो बनाने में। हमें करीब 15 से एक रिक्वेस्ट आने के 15 से 20 दिन लग जाते हैं। देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिक्वेस्ट इग्नोर हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।